बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो एमडीकेट का हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक जानदार या दो जानदार मिलकर एक नया जानदार बनाते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। जानदार को अगर डिफाइन करना हो ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जानदार की डेफिनेशन बता दें, तो आप बताएं कि जानदार वो चीज है जो अपनी तादाद बढ़ाता है। ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पंखा, बोर्ड, पेन, लैपटॉप, कंप्यूटर ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये जानदार नहीं है, ये गैर जानदार हैं। गैर जानदार अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते, जानदार अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे पूछूं बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय, इंसान, मक्खी, कीड़े मकोड़े ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानदार हैं। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जानदार अपनी तादाद बढ़ाते हैं। वो चाहे एक जानदार अपनी तादाद बढ़ाए, चाहे दो जानदार मिलकर नया ऑर्गेनिज्म पैदा करें। ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक हमारे पास असेक्सुअल होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? अ मीन्स क्या होता है? विदाउट। बायो के अंदर जहां पर भी अ आ जाए मीन्स क्या है? विदाउट। ठीक है। विदाउट ये क्या है? सेक्स। रिप्रोडक्शन जानदार की तादाद बढ़ेगी। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विथ सेक्स जानदार की तादाद बढ़ेगी। चलो मैं इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताता चलूं। भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर जानदार की तादाद तो बढ़ती है। ये कौन सा तरीका है? ये प्रिमिटिव तरीका है। ये कौन सा है? प्रिमिटिव, पुराना तरीका है। जो मॉडर्न तरीका है वो कौन सा है? एडवांस तरीका है। वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांस तरीका कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है। ये वाला, ये एडवांस तरीका है, एडवांस मेथड है। ठीक है। इसके अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी बनती है। एग्जैक्ट कॉपी बनती है, नो वेरिएशन। अभी एक ही पेरेंट से बनेगा जानदार, तो उसके अंदर वेरिएशन कहाँ से आएगी? इसके अंदर चूंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो इसके अंदर एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी, इसके अंदर वेरिएशंस आएंगी। इसके अंदर वेरिएशंस आएंगी। अच्छा, क्या इसके अंदर मेटिंग हो सकती है? मेटिंग हो सकती है। क्या इसके अंदर जानदार मिलकर नया जानदार बनाएंगे? भाई इसके अंदर एक पेरेंट है तो इसके अंदर मेटिंग कहाँ से होगी? जानदार कैसे मिलेंगे? दो जानदार आपस में कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। मेटिंग इसके अंदर नहीं होगी। क्या इसके अंदर कपलिंग हो सकती है? भाई जानदार ही एक है तो इसके अंदर कपलिंग कहाँ से होगी? क्या इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है। भाई जानदार ही एक है तो इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स कहाँ से आया? क्या इसके अंदर ब्रीडिंग हो सकती है? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर ब्रीडिंग वगैरह जैसे प्रोसेस नहीं होंगे। आपसे अगर मैं इधर ही पूछ लूं क्या इसके अंदर मेटिंग हो सकती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चूंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो मेटिंग तो लाजमी होगी। क्या इसके अंदर कपलिंग हो सकती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। क्या इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा? दो पेरेंट आपस में सेक्स करेंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स इनके अंदर होगा, ब्रीडिंग इनकी आगे नस्ल दो जानदारों से मिलकर बनेगी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इधर, ठीक है, ये पेन यूज करते हैं भाई। आपसे मैं पूछूं क्या इसके अंदर गेमेट गेमेट फॉर्मेशन होगी? इसके अंदर गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके अंदर गेमेट अगर नहीं बनेंगे तो वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे, मींस के उनकी फर्टिलाइजेशन
नहीं होगी, ना गेमेट बनेंगे, ना फर्टिलाइजेशन होगी, और ना ही इसके अंदर जाइगोट बनेगा, ना ही इसके अंदर जाइगोट बनेगा। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमेट फॉर्मेशन होगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। क्या इसके अंदर अगर गेमेट बनेंगे, स्पर्म ओवम बनेंगे, तो वो आपस में फ्यूज होंगे? बिल्कुल होंगे, मीन्स के फर्टिलाइजेशन भी होगी। और अगर वो फ्यूज हो गए तो जाइगोट बनेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जाइगोट भी बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसके अंदर। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो आप बताएंगे सर ये सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है एंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों में होती है। और अगर मैं पूछूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होती है, तो आपने हमेशा आंसर देना है कि ये किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स जानदारों के अंदर ये प्रोसेस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं मिसाल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन 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 से मौजूद है। भाई सिंपल ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन कौन से मौजूद है। आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा होगा। भाई आपने, आप मुझे बताएं कि आपने किंगडम प्रोटिस्टा, आप मुझे बताएं कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से जानदार होते हैं। इसके अंदर यूनिसेल्युलर जानदार होते हैं। प्रोटोक्टिस्टा की बात नहीं कर रहा, प्रोटिस्टा की बात कर रहा हूँ। भाई इसके अंदर यूनिसेल्युलर जानदार सिंपल कौन से हैं। अगर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे सर इसके अंदर अमेबा है। ठीक है, इसके अंदर पेरामेशियम है, युगलिना है। तो अमेबा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है। एक ही अमेबा से 4-5 अमेबा बनते हैं, और वो बिल्कुल क्या होते हैं, एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी होती है, उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं किंगडम मोनीरा, ठीक है, या किंगडम प्रोकैरियोटी के अंदर, भाई कौन सा किंगडम, मैं आपको ना किंगडम प्रोकैरियोट के बारे में पूछता हूँ। भाई किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है या नहीं है। भाई वो भी क्या है, यूनिसेल्युलर है, एक सेल वाले जानदार हैं, सिंपल है। एक सेल वाले जानदार सिंपल ही होंगे ना, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन करता है। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं, चार बैक्टीरिया बनते हैं। वो बिल्कुल क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होती। और एक ही बैक्टीरिया से चूंकि दो या चार बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो इसके अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो ये बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकती है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकती है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे बताएं कि प्लांट के अंदर एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप कहेंगे कि सर हमारे हमारा प्लांट से क्या जाए, भाई समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, इसकी हम क्या करते हैं, भाई ये क्या है, प्लांट है। ठीक है, इसकी ये एक डंडी को हम इधर से काट कर इसको जमीन के अंदर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो इस एक डंडी से पूरा जानदार फिर क्या हो जाता है, ग्रोन अप करना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या इस एक प्लांट से ही दूसरा प्लांट बना है। और आप मुझे बताएं प्लांट यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। प्लांट तो हमारे पास मल्टी सेल्युलर है, और प्लांट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आ जाता है। तो इसके अंदर भी एक पेरेंट से दूसरा क्या बना हुआ है, मीन्स के ऑफस्प्रिंग बना है, प्रोजेनी बना है। तो ये क्या हो गई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा चले नीचे थोड़ा सा जाते हैं। अच्छा एनिमल के अंदर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एनिमल के अंदर हमारे पास कौन सी एग्जांपल आती है। एनिमल के अंदर मैं आपको एग्जांपल इस पेन से बना के दिखाता हूँ। भाई हमारे पास एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखें, एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है आइडेंटिकल ट्विन की। आइडेंटिकल ट्विन, ठीक है, ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा डीप से समझेंगे। भाई देखो होता क्या है कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या बन जाता है,
जाइगोट बनता है। भाई ये क्या है, ये स्पर्म है, ठीक है, ये ओवम है, ठीक है, इन्होंने मिलकर ये क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, ठीक है। अब जाइगोट आगे माइटोसिस करता है और 2 सेल बनाता है, 4 सेल बनाता है, 8 सेल बनाता है। भाई देख लो, ये इसने क्या बना लिए, 2 सेल बना लिए, ये इसने क्या बना ली, 4 सेल स्टेज बना ली, ठीक है। ये एक जाइगोट है। इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने, इसको थोड़ा सा आपने क्या समझना है, ध्यान से। मिसाल के तौर पे आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है कि ये जो जाइगोट बन रहा होता है ना, ये बीच में से इसके सेल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इसके सेल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये सेल स्प्लिट, ये सेल स्प्लिट हो गए, ठीक है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये 2 सेल इस तरफ आ गए, ये 2 सेल इस तरफ आ गए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये एक जाइगोट है, एक जाइगोट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके सेल क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। अब इससे एक बच्चा बन जाएगा और इससे भी एक बच्चा बन जाएगा। आप मुझे बताएं कि जाइगोट एक है और बच्चे कितने, 2 हैं। जाइगोट एक है, बच्चे 2 हैं, और आप मुझे बताएं इन 2 बच्चों के अंदर जो डीएनए मौजूद है, इसके अंदर जो डीएनए मौजूद है, या इसके अंदर जो डीएनए मौजूद है, या इस जाइगोट के अंदर जो डीएनए मौजूद है, वो सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो ये बच्चे भी बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। ये बच्चे भी बिल्कुल सेम होंगे। मैं आपको इधर बात समझाता हूँ। भाई ये जाइगोट था ना, इस जाइगोट एक सेल स्टेज है, ये एक सेल है या नहीं है, ठीक है। इसने क्या की, माइटोसिस की। तो माइटोसिस में तो बिल्कुल एक तरह के सेल बनते हैं ना, एक तरह के सेल बनेंगे, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तरह का डीएनए होता है। अब ये एक तरह के सेल क्या हो गए, अलग हो गए, इनके अंदर एक तरह का डीएनए चला गया। अब ये बच्चे बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विन, ट्विन मीन्स क्या हो गए, जुड़वा, आइडेंटिकल बच्चे क्या हो गए, पैदा हो गए। आप मुझे बताएं कि ये स्पर्म और ओवम मिले, इनसे बना जाइगोट। अब ये कौन सा प्रोसेस है, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कहेंगे। इस प्रोसेस को तो आप क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर एक मेल है, दूसरा फीमेल है, उससे एक बच्चा जो बना, ये वाला बच्चा जो बना, ये किसके तहत बना, आप कहेंगे सर ये बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, ठीक है। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, तो आप मुझे बताएं क्या ये बच्चा इसी जाइगोट से बना है, आप कहेंगे सर बना है। ये एक जाइगोट है, एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा, एक बच्चे से ये क्या बना है, दूसरा बच्चा ये तख्लीक हुआ है। एक जानदार है, ये जाइगोट एक जानदार है, इससे दूसरा जानदार बना है, ये एक ही है ना, एक जानदार से ये दूसरा जानदार बना है, ठीक है। और आप मुझे बताएं इसके अंदर डीएनए के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 46। इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर कितने, 46। क्या आप मुझे बताएं कि डीएनए के या क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई चेंजिंग आई है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, क्या एक ही पेरेंट्स से दूसरा इन्वॉल्व होता है, मीन्स के दूसरा पैदा होता है या नहीं होता, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो एक ही जानदार से ये दूसरा जानदार पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा, भाई आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। और ये बिल्कुल एक जानदार दूसरे जानदार के, या एक बच्चा जो जाइगोट से दूसरे में आया है, वो आइडेंटिकल है या नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो ये किसकी मिसाल है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है हमारे पास मिसाल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है हमारे पास मिसाल है। चलें ऊपर चलते हैं, तो आपको ये आई होप के समझ आ गया होगा, ठीक है। चले ऊपर चलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लाजमी बात है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मॉडर्न है, और इसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। इसके अंदर गेमेट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। चलें चलें इधर थोड़ा सी मैं आपको चीजें समझा दूं। भाई देखें, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर ना मैं आपको चंद चीजें समझाना चाहता हूँ। भाई ये हमारे पास रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस क्या था, 1, ये आपने नोट करना है, और ये हम इसको पढ़ रहे हैं, सेकंड को। तो इसके अंदर ना नंबर वन कौन सा प्रोसेस होता है, गेमेटोजेनेसिस। क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। और नंबर 2 हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन,
गेमेटोजेनेसिस, नंबर 2 इंसेमिनेशन, नंबर 3 क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, नंबर 4 हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। अच्छा, नंबर 5 हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। इसके बाद क्या होता है, गेस्टेशन, कौन सा प्रोसेस है, गेस्टेशन। इसके बाद कौन सा प्रोसेस आ जाता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो गेस्टेशन में ही आ गई ना, गेस्टेशन या डेवलपमेंट ये बात एक ही है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ इनसे अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है मसला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्रोसेस पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन का। चले इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। अब गेमेट्स के अंदर कौन कौन से आ गए, आपको पता होगा, एक स्पर्म और दूसरा ओवम। एक क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ओवम। ये बात आपने जहन रखनी है, स्पर्म एंड ओवम। अच्छा, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में क्या होता है कि ये जो मेल का गेमेट है, स्पर्म जो होता है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचता है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचता है। मेल स्पर्म रीच टू, रीच टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल रीच टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, ओविडक्ट तक किसका पहुंचना, स्पर्म का। फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक, ओविडक्ट तक स्पर्म पहुंचेगा तो स्पर्म और ओवम क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स का क्या होना, फ्यूज होना, स्पर्म और ओवम का क्या हो जाना, फ्यूज हो जाना, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जैसे ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बन जाता है, फिर जाइगोट डिवाइड होता है माइटोसिस से, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल स्टेज जो होती है उसमें क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। वो ओविडक्ट से आकर किधर आ जाता है, यूटेरस के अंदर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वाल, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होना किसके अंदर, यूटेरस के वाल के अंदर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। implantation of uterus, implantation of किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वाल, यूटेराइन वाल के अंदर, ठीक है। इसके बाद गेस्टेशन या डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, 9 मंथ का पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चा क्या होता है, बेबी, बेबी क्या करता है, डेवलप होता है, बेबी क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। देखो, माँ के पेट के अंदर है अगर बच्चा तो वो डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और माँ के पेट से जब 9 मंथ के बाद वो आउट हो जाता है तो बाद में वो क्या कर रहा होता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, बाद में सारी जिंदगी वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर ये फर्क होता है। अच्छा, जब बेबी डेवलप हो जाता है, 9 मंथ का हो जाता है, तो वो फीमेल की बॉडी से क्या होता है, आउट होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो बेबी क्या होता है, आउट फ्रॉम मदर बॉडी, बेबी क्या होगा, बेबी आउट फ्रॉम बॉडी ऑफ मदर, ठीक है, थ्रो किसके जरिए, बर्थ केनाल, बर्थ केनाल के जरिए ये क्या होता है, बच्चा माँ के पेट से क्या होता है, आउट होता है, और ये बर्थ केनाल को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, सर्विक्स। और दूसरा इसका नाम, अच्छा, और दूसरा क्या होती है, विजाइना ट्यूब, ठीक है, एक सर्विक्स और दूसरी क्या होती है, वजाइना। अच्छा, चले आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा आपने जहन के अंदर आपने चीजें रखनी है, ठीक है, चले नीचे चलते हैं, चले। अच्छा, इसके अंदर ना रिप्रोडक्शन के अंदर टर्म है थोड़े से, वो आपने याद रखने, टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके अंदर कुछ चीजें हैं, ठीक है, टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखें, इसके अंदर एक टर्म होती है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, एक हमारे पास आ जाती है बाइसेक्सुअल, ठीक है,
एक हमारे पास आ जाती है मोनोशियस, मोनोशियस। एक हमारे पास आ जाती है डायशियस, ठीक है। एक हमारे पास आ जाती है हर्माफ्रोडाइट और दूसरी आ जाती है हेट्रोफ्रोडाइट। क्या आ जाती है हमारे पास? एक हर्माफ्रोडाइट और दूसरी क्या आ जाती है? हेट्रोफ्रोडाइट। अच्छा, ये मोनोशियस और ये इधर हमारे पास क्या है? डायशियस, ठीक है। तो ये नंबर 1 यूनिसेक्सुअल, नंबर 2 बाइसेक्सुअल, नंबर 3 क्या है हमारे पास? मोनोशियस, नंबर 4 डाइशियस, नंबर 5 हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। ये थोड़ी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल के अंदर। हर्माफ्रोडाइट और नंबर 6 क्या है? हेट्रोफ्रोडाइट। देखो इधर, अब हमारे पास ये जो है ना यूनिसेक्सुअल, देखें, यूनि मीन्स क्या होता है? वन सेक्स ऑर्गन, एक सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा, ठीक है। चले समझाता हूँ। बाय मीन्स टू या बोथ, चले बोथ लिख देता हूँ, बोथ सेक्स ऑर्गन मौजूद है। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। शीयस, शीयस मीन्स क्या होता है? होम, ठीक है, समझाता हूँ। डाई मीन्स क्या होता है? टू। शीयस मीन्स होम। अच्छा, आगे हर्माफ्रोडाइट और हेट्रोफ्रोडाइट के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। एक मिनट। ठीक है। अच्छा, तो देखें तब भाई, ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, मोनोशियस या डाइशियस। देखें, यूनिसेक्सुअल एनिमल, ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? इधर देखें, मैं ह्यूमन के बारे में आपको बताता हूँ। भाई देखो, इंसान जो है वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो क्या है? डाइशियस है, डाइशियस। और तीसरा वो क्या है? हेट्रोफ्रोडाइट है। मैं समझाता हूँ ये सारी चीजें, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। भाई देखो, यूनिसेक्सुअल, क्या मेल के पास, भाई इंसान के पास एक सेक्स ऑर्गन होता है या दोनों होते हैं? भाई देखो, क्या उसके पास पेनिस और विजाइना ये दोनों होते हैं क्या? वल्वा दोनों होते हैं? नहीं, उसके पास एक सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है, उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद नहीं होते। अभी डाइशियस क्यों कहते हैं? भाई देखो, डाई मीन्स क्या है? टू। शीयस, शीयस मीन्स होम, टू बॉडीज लगा लो। इसके अंदर मीन्स के मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी के पास है और फीमेल का फीमेल के पास है, मीन्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दो अलग बॉडीज के अंदर मौजूद है। अब हेट्रोफ्रोडाइट, हेट्रोफ्रोडाइट से ना आप वर्ड याद रखने, हेट्रोगेमेटिक, हेट्रोगेमेटिक मीन्स के मेल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं और फीमेल के अंदर ओवम बन रहे हैं, अलग अलग बॉडीज के अंदर। इसी वजह से हम ह्यूमन को यूनिसेक्सुअल, डाइशियस या हेट्रोफ्रोडाइट कह रहे होते हैं। असल में ना ये यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस और डाइशियस ये वर्ड यूज होते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट और हेट्रोफ्रोडाइट यूज होते हैं किसके लिए? इसके लिए याद रख लें, ये एनिमल के लिए यूज होते हैं। चलें, हेट्रोफ्रोडाइट के बारे में आपने समझ लिया। हर्माफ्रोडाइट, देखें, हर्माफ्रोडाइट जो है वो हमारे पास होती है अर्थवर्म। क्या है? अर्थवर्म। देखिए, अर्थवर्म के अंदर होता क्या है? अर्थवर्म के अंदर ये प्रोसेस होता है कि उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद है। मेल एंड फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों क्या है? इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? हर्माफ्रोडाइट कह रहे होते हैं। क्योंकि प्लांट का जिक्र नहीं है इंडिकेट सिलेबस के अंदर, तो इसको मैं आपको नहीं समझा रहा। नहीं तो मैं आपको यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस और डाइशियस बिल्कुल डिटेल के अंदर समझा देता है। ये किसी और वीडियो में हम समझ लेंगे इस बात को, ठीक है। चलते हैं नीचे, चलें, ठीक है। अब हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर चार चीजें आपने जहन के अंदर रखनी है। नंबर 1, आपने याद रखना है एक्सटर्नल जेनेटेरिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया।
जेनेटेलिया, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 आपने याद रखना है इंटरनल जेनेटेलिया के बारे में, ठीक है। देखिए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर याद रख लें क्या आ जाता है, पेनिस आ जाता है, एंड स्क्रोटम, क्या आ जाता है, स्क्रोटम। ये क्या होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ आगे। अच्छा, इंटरनल जेनेटिलिया के अंदर, इंटरनल जेनेटिलिया के अंदर क्या आ जाते हैं भाई, टेस्टिस आ जाते हैं, ठीक है, एंड डक्ट सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या आ जाता है, इसमें सेमिनल ग्लैंड्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स सिस्टम आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर ग्लैंड्स आ जाते हैं। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। पहले हम इंटरनल जेनेटिलिया के अंदर टेस्टिस को पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरह, फिर फर्दर आगे हम चीजों को क्या करना शुरू करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 अभी हम किसको पढ़ते हैं, टेस्टिस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखें, ये टेस्टिस ये सिंगुलर है हमारे पास, और प्लूरल, प्लूरल टी ई एस आएगा, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, ये टेस्टिस जो होते हैं, एक तो याद रखने के ये इंटरनल जेनेटिलिया होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि हम इसके अंदर ही स्पर्म बन रहे होते हैं, इसी वजह से इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहे होते हैं, स्पर्म बन रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। और ये क्या होते हैं, कैसी शेप होती है इनकी, ओवल शेप होती है, कैसी शेप होती है इसकी, ओवल शेप होती है, ठीक है। और आपने कुछ टेस्टिस के बारे में ना, मैं आपको इधर कीमती चीजें बताता हूँ भाई। देखें, ये टेस्टिस जो होते हैं, देखें इधर, देखें, अक्वेटिक एनिमल, अक्वेटिक, अक्वेटिक एनिमल के अंदर ये कहां पर मौजूद होते हैं, एब्डोमन में रहते हैं, कहां पे रहते हैं, एब्डोमन, बॉडी के अंदर ही रहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, दूसरे रेट्स जो होते हैं, रेट्स, चूहे, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ना आपने एक बात याद रखनी है कि रेट्स के अंदर ना एक बड़ा प्रोसीजर रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एब्डोमन में ही मौजूद होते हैं, किधर मौजूद होते हैं, एब्डोमन में। लेकिन लेकिन तब ब्रीडिंग सीजन में, कौन से सीजन में, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग सीजन में ये एब्डोमन से निकल कर बाहर स्क्रोटम में आ जाते हैं, किधर आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं, किधर आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तीसरा ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि बर्थ से पहले, बर्थ से पहले ये किधर आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं, एब्डोमन से, स्क्रोटम में आ जाते हैं, एब्डोमन से, किसकी मदद से, इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इन्फ्लुएंस ऑफ, किसकी मदद से, इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे, चलते हैं, ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। और एक्वेटिक एब्डोमन, एक्वेटिक कौन से जानदार, इसके अंदर आपने जानदार याद रखनी है, डॉल्फिन्स, वेल्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं। मैं इधर ये जानदार के नेम लिख देता हूँ, ये आपने क्या कर लेना है, इनको याद रख लेना है। नंबर 1 कौन से, डॉल्फिन, नंबर 2 कौन से जानदार, वेल वाले, ठीक है। ये वेल वगैरह के अंदर कहाँ पर मौजूद होता है, एब्डोमेन में रहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अगर मैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो टेस्टिस का, अच्छा, ये सवाल पैदा होता है कि ह्यूमन के अंदर ये स्क्रोटम में क्यों आते हैं। देखें, स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है ना, स्पर्म की प्रोडक्शन जो होती है, वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम पे होती है, ठीक है। स्पर्म की प्रोडक्शन होती है अकॉर्डिंग टू STB सिंध टेक्स्ट बोर्ड 34 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 34 डिग्री। और इंसान का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, बॉडी का
टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप मुझे बताएं स्पर्म की प्रोडक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसी वजह से ये टेस्टिस अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर 37 है, क्या ये स्पर्म बना सकेंगे, नहीं। तो इसी वजह से ये टेस्टिस किधर आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको 2-2.5 डिग्री कम करके, 3 डिग्री कम करके कितना 34 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर आता है, जिसके ऊपर स्पर्म की प्रोडक्शन इजीली हो जाती है। तो आपने याद रख लेना है कि स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को कितना कम करता है, अकॉर्डिंग टू बुक 2 to 2.5 डिग्री ये क्या कर देता है, टेम्परेचर को कम कर देता है। चले अभी टेस्टिस के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं हम। देखें, अगर ये मैं क्या बनाऊं कि ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। एक इसके ऊपर आउटर लेयर होती है, एक इसके ऊपर इनर लेयर होती है, ठीक है। एक आउटर लेयर और दूसरी क्या होती है, इनर लेयर। ये इसके ऊपर क्या है, ये ये इसके ऊपर कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है। और एक इसके अंदर क्या होती है, इनर लेयर होती है। वो बनाते हैं ब्लैक पेन से, ठीक है। एक इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, इनर लेयर, ठीक है। ये टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ये आउटर लेयर है, ये वाली आउटर लेयर, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये याद रखना है आपने नाम। अच्छा, जो इनर लेयर है, ये वाली इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये आपने जहन के अंदर नाम याद रखना है। एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया और दूसरी ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। जो इसको ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, जिससे क्या बन रहे होते हैं, ट्यूब्यूल्स बनते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स कितने बनते हैं, 250। एक टेस्टिस के अंदर कितने ट्यूब्यूल्स बनते हैं, 250। और ये बनाता कौन है टेस्टिस के अंदर, इंटरनल लेयर कौन सी, ट्यूनिका वेजिनेलिस वाली, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे बनते हैं, और इनके अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ भाई। ये हमारी ट्यूनिका वेजिनेलिस है, तो इसके अंदर किसी और पेन से बनाते हैं। हाँ, इस पेन से बनाते हैं, बल्कि कोई और पेन यूज करते हैं। हम्म, अ, ये वाला या ये वाला पेन सही है। अच्छा भाई देखें, इसके अंदर ना ये इसको इसके अंदर क्या कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है। ट्यूनिका वेजिनेलिस इसको क्या करती है, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है। अच्छा, अब ये कितने होते हैं ट्यूब्यूल्स, 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250। और इनके अंदर क्या मौजूद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर एक इस ट्यूब्यूल के अंदर 1 2 3 मौजूद होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3, ठीक है। किसी के अंदर 1, किसी के अंदर ऐसे 2, 1 2 3 क्या होते हैं इसके अंदर मौजूद हो रहे होते हैं। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। ये बात याद रखनी है, ये एंट्री टेस्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकाल कर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। भाई देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, इन ये जो बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इनको मैंने क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ। भाई देखो, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, ठीक है। अब इनके दरमियान क्या मौजूद होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या मौजूद है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इधर क्या मौजूद होते हैं, सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लाइडिक सेल। क्या कहते हैं, लाइडिक सेल कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, याद रख लें, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट
कॉम्पिटेंट सेल कह रहे होते हैं, ठीक है, और इनको लाइडिक सेल कहते हैं। अच्छा, ये लाइडिक सेल जो है ये किसको रिलीज करवाते हैं, याद रख लें, ये रिलीज करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन को। किसको? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन होता है? मेल हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन है। और ये मेल हार्मोन करता क्या है? ये मेल हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है मेल के अंदर। मेल के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स लेकर आ रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है। करेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है ताकि मेल मेल लगे, मर्द मर्द लगे। वो मर्द कैसे मर्द लगेगा भाई? देखो, उसकी वॉइस क्या होगी? भारी होगी। उसकी वॉइस क्या होगी? भारी होगी। मीन्स उसकी वॉइस लो पिच होगी। उसकी वॉइस क्या होगी? लो पिच होगी। उसके आर्मपिट्स, चेस्ट के ऊपर क्या आएंगे? हेयर्स आएंगे। जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर क्या आएंगे? हेयर्स आएंगे। उसकी मूछें और दाढ़ी आएगी। उसके मसल्स क्या होंगे? उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, मसल्स ज्यादा बनेंगे। डोले वगैरह कौन दिखाता है? मर्द ही दिखाता है ना। उसकी बोन मास स्ट्रॉन्ग होगा, बोन मास ज्यादा बढ़ेगा, बोन क्या होंगी उसकी? ज्यादा होंगी। बियर्ड वगैरह, दाढ़ी वगैरह उसको मिस्टेचेस आना शुरू हो जाएंगी। मीन्स के मर्द मर्द लगेगा टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और ये कौन सा सेल लेकर आता है? लाइडिक सेल। लाइडिक सेल कहाँ पर मौजूद होते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान होती हैं। और ये लाइडिक सेल किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? लाइडिक सेल याद रख लेना, लिटिनाइजिंग हार्मोन। किसके? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर काम करता है। ये मैं आपको हार्मोन के बारे में भी सही तरह समझाता हूँ। अच्छा, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल ये क्या करते हैं? ये इम्यून सिस्टम क्या करते हैं? प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, गाइड कर दूं कि ये कैसे होगा प्रोसेस। थोड़ा सा इसके अंदर वो क्या रहा है कि स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे बन रही है। भाई मैं क्या करता हूँ, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। देखें, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल बना के दिखाता हूँ, देखें ना। अब ये हमारे पास क्या है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या मौजूद होती है? याद रखना है आपने। इसके अंदर ये मौजूद होती है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या मौजूद है इसके अंदर? जर्मिनल एपिथेलियम। इसे क्या कहते हैं हम? जर्मिनल एपिथेलियम। और ये आती कहाँ से है? ये यॉर्क सैक से आती है। कहाँ से आती है? जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके यॉर्क सैक से ये आ रही होती है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? जर्म सेल होते हैं भाई। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या मौजूद होते हैं? जर्म सेल मौजूद होते हैं, ठीक है, आपने समझ लिया। जर्म सेल है। अब जर्म सेल क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। जर्म सेल जैसे ही माइटोसिस करते हैं तो इधर क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या बने? ये जर्म सेल ने क्या की? माइटोसिस की। तो ये क्या बन गए? ये जर्म सेल हैं। और ये क्या बन गए? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से ने माइटोसिस की तो ये क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए ये क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, इधर तक ना क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है। स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है, और जर्म सेल ये भी क्या है? डिप्लॉयड है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? म्योसिस करेगा। क्या करेगा? म्योसिस करेगा। म्योसिस करेगा तो खुद ही समझ लें कि डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा? हेप्लॉइड हो जाएगा। डिप्लॉयड से क्या हो जाएंगे? प्रोसेस क्या हो जाएगा? हेप्लॉइड हो जाएगा। अब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
क्या होंगे, हेप्लाइड होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। देखिए ना, इधर मैं आपको बता दूं भाई, एक होता है डिप्लॉइड, दूसरे को हम कह रहे होते हैं हेप्लॉइड। ठीक है। अच्छा, हेप्लॉइड को हम मोनोप्लॉइड भी कहते हैं। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कह रहे होते हैं। डिप्लॉइड को हम फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात याद रखना है। हेप्लॉइड को हम क्या कहते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। डिप्लॉइड को हम 2n से शो करते हैं, डिप्लॉइड को हम n से शो करते हैं। ठीक है। डिप्लॉइड सेल को हम क्या कह सकते हैं? बॉडी सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, बॉडी सेल कह सकते हैं, वेजिटेटिव सेल कह सकते हैं प्लांट के केस के अंदर। ठीक है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बॉडी सेल या वेजिटेटिव सेल, इसको बॉडी सेल भी हम कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? रिप्रोडक्टिव सेल कह रहे होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं हमारे पास? स्पर्म और ओवम होते हैं। भाई ये क्या होते हैं हमारे पास? स्पर्म एंड ओवम होते हैं। भाई ये स्पर्म होता है और ये ओवम, ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। अच्छा चलें, ये डिप्लॉइड और हेप्लॉइड के बारे में आपको चंद चीजें बतानी थी जो बता दी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं? गोल गोल से स्पर्माटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गोल गोल से स्पर्माटिड्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम? क्या बन गए? स्पर्माटिड्स। अच्छा, इस स्पर्माटिड्स से क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म। क्या बनेंगे? स्पर्म। अच्छा, स्पर्म ना कुछ ऐसे नहीं बन रहे होते। ठीक है, स्पर्म क्या होते हैं? इधर जर्मिनल एपिथेलियम से ना इधर लंबे लंबे सेल होते हैं। क्या मौजूद होते हैं इधर? लंबे लंबे सेल। इन सेल को क्या कहा जाता है? इनको याद रख लें कि इनके मैं 3-4 नाम बताता हूँ। इन्हें कहते हैं सस्टेंटिक्यूलर सेल। क्या कहते हैं? सस्टेंटिक्यूलर सेल। इन्हीं को कहते हैं नर्स नर्स सेल। सस्टेंटिकुलर सेल, इसी को नर्स सेल भी कहा जाता है और इसी को सर्टोली सेल भी कहा जाता है। सर्टोली सेल भी कहा जाता है। इसके ऊपर आकर क्या लगते हैं? स्पर्म आकर लगते हैं। इसके ऊपर आकर क्या लगते हैं? स्पर्म आकर लगते हैं और ये स्पर्म को क्या देता है? नरिशमेंट देता है। ये क्या देता है? स्पर्म को नरिशमेंट देता है। स्पर्म को ये क्या देगा? नरिशमेंट देगा। स्पर्माटिड्स से स्पर्म बनाने वाला ही सर्टोली सेल होता है। स्पर्म को क्या देगा? नरिशमेंट। क्या देगा? नरिशमेंट। और ये सस्टेंटिकुलर सेल या सर्टोली सेल किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? याद रख लें, ये FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखें अभी भाई, मैंने आपको बताया था कि लाइडिक सेल जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है और सर्टोली सेल किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? FSH के इन्फ्लुएंस में काम करता है। और FSH किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है। मैं इसके बारे में आपको ना हार्मोनल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सर्टोली सेल के बारे में कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई देखें इधर, ये जो सर्टोली सेल है ना, ये वाला, ये सर्टोली सेल, ये क्या करता है? ये ब्लड और टेस्टिस बैरियर बनाता है। क्या बनाता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ब्लड नहीं आ सकता। क्यों? अगर आ गया तो क्या होगा? भाई देखें, ब्लड के अंदर आप मुझे बताएं कि WBC है, और अगर WBC ने स्पर्म को क्या समझकर, फॉरेन फॉरेन पार्टिकल समझकर मार दिया तो क्या हो जाएगा? मसला हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भाई स्पर्म को फॉरेन पार्टिकल समझकर इसने क्या कर दिया? किल कर दिया। तो स्पर्म की जो प्रोडक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पर्म नहीं बनेंगे, एजोस्पर्मिया हो जाएगा। स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मींस के एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया जिसके अंदर स्पर्म नहीं बनते, एजोस्पर्मिया हो जाएगा। एजोस्पर्मिया हो गया तो मेल फर्टाइल रहेगा या इनफर्टाइल हो जाएगा?
तो मेल क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल। इस वजह से सर्टोली सेल जो होते हैं वो ब्लड को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आने नहीं देते। ये क्या बनाते हैं, कैसे नहीं आने देते, ये बनाते हैं टाइट जंक्शन। क्या बनाते हैं, टाइट जंक्शन। ठीक है, ताकि ब्लड इसके अंदर मौजूद, ब्लड आ ही ना सके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अच्छा, तो फिर ब्लड नरिशमेंट कैसे देता है, ब्लड नरिशमेंट कैसे देता है, नरिशमेंट कैसे देता है, नरिशमेंट का तरीका कौन सा है, नरिशमेंट देता है डिफ्यूजन के जरिए। मेरे बच्चे कैसे देता है, डिफ्यूजन के जरिए। क्या होता है, होती है नरिशमेंट, अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन वगैरह अंदर आता है, जिससे मीन्स के ग्लूकोज वगैरह ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी वगैरह मिल रही होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। ठीक है, चले मैं आपको ना इसके अंदर बता देता हूँ, हार्मोनल सिस्टम ऑफ मेल बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, हार्मोनल सिस्टम ऑफ मेल बताता हूँ। ठीक है, तो चले, ठीक है, हार्मोनल सिस्टम ऑफ मेल। देखिए, होता क्या है कि GnRH, ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये किधर जाता है, याद रखने, ये पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। किसके पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट के पास, याद रख लें, एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी। ये इस वजह से बता रहा हूँ चीजें ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर से याद रख लें कि दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन FSH और दूसरा कौन सा होता है, LH। LH को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH को हम कहते हैं फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, चले, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा सा शो करें पेज को। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा सर्टोली सेल के पास। और सर्टोली सेल आपको मैंने बताया था क्या बना रहे थे, स्पर्म बना रहे थे, स्पर्म की प्रोडक्शन करवा रहे थे। मींस मींस होगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो FSH ने ये काम किया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके पास जाता है, ये जाता है लाइडिक सेल के पास। लाइडिक सेल से क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर काम आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर काम आता है। मींस के स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगी। ये है हार्मोनल सिस्टम ऑफ मेल। अच्छा, चलो ठीक है, अगर कहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इस प्रोसेस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, देखें बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएंगी, और वो बढ़ा कौन रहा है, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल को रोकने वाला एक हार्मोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो रोकने वाला हार्मोन जो होता है वो होता है इनहिबिन। क्या होता है वो, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, इस सर्टोली सेल को नेगेटिव फीडबैक देता है। कौन सा फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस ना करवाओ। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म नहीं बनेंगे, मीन्स के वो लिमिटेशन हो जाएगी ना। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस इस प्रोसेस के अंदर बढ़ जाए तो क्या होता है कि ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन खुद खुद किधर जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के पास। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता कहां से, मैं कुछ चीजें बताता हूँ। ये निकलता है हाइपोथैलेमस से। किधर से निकलता है, हाइपोथैलेमस
से ये क्या हो रहा होता है, आउट हो रहा होता है। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या देता है, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक। जैसे इसको नेगेटिव फीडबैक देगा तो हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम भेजेगा तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कम आएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से जो एफएसएच और एलएच निकल रहे थे वो भी कम रिलीज होंगे तो वो लाइडिक सेल के पास भी लाइडिक सेल के पास कम आएंगे तो टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर और अगर और अगर इस टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो ये टेस्टोस्टेरोन फिर इस प्रोसेस में भी टेस्टोस्टेरोन क्या होता है ये समझना है थोड़ा। ये हाइपोथैलेमस के पास जाता है, हाइपोथैलेमस को कहता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ज्यादा रिलीज करवाओ, ज्यादा रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा रिलीज करेगा, मीन्स के ज्यादा मैसेज आएंगे इसके पास, ज्यादा मैसेज आएंगे तो एफएसएच और एलएच ज्यादा रिलीज होंगे, एलएच ज्यादा रिलीज होंगे तो लाइडिक सेल के पास ज्यादा मैसेजेस आएंगे, लाइडिक सेल के पास ज्यादा मैसेजेस आएंगे तो वो टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा इंक्रीज करवाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होगी, स्पर्म फॉर्मेशन ज्यादा होगी। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन इसको क्या दे रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है। तो ये हमने टेस्टिस के बारे में एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर इसका टेस्टिस का पढ़ लिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही नीचे, आगे आगे चले। हाँ, तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। देखें इधर, पेन कोई दूसरा यूज करते हैं, ब्लैक पेन यूज करते हैं। देखें अभी हमने क्या देख लिया, टेस्टिस के बारे में देख लिया, ठीक है, जो इंटरनल जेनेटिलिया थे, ठीक है, टेस्टिस के बारे में। अब हम क्या देखते हैं, डक्ट सिस्टम देखते हैं सारा। क्या देखते हैं, डक्ट सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो देखें इधर, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि होगा क्या कि ये टेस्टिस थे, ठीक है। अच्छा चलें, ये टेस्टिस और इसके अंदर ये क्या मौजूद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ठीक है चलें। ये क्या मौजूद है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, सॉरी 250। और इनके अंदर 1 से 3 तक क्या मौजूद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या मौजूद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं और वो कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया। जैसे स्पर्म बनेंगे तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होंगे, आउट होंगे। चलो ये क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आउट होकर, ये इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ये ट्यूब के जरिए, इन ट्यूब के जरिए किसके अंदर आते हैं स्पर्म, इसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। इसको क्या कहते हैं, अच्छा इधर नहीं बनाते इसको, क्योंकि इधर फिर सारा काम जो होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। चले, और दूसरे पेन से बना रहे हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है। ये किस में आएंगे, ये क्या है, रेटेटेस्टिस, इसे क्या कहते हैं, रेटेटेस्टिस। अच्छा, और इन्हें क्या कहते हैं, जहन में आ गया, ट्यूब्यूलाए रेक्टाई, ट्यूब्यूलाए रेक्टाई, ठीक है। और इसको क्या कहते थे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, भाई आपको मैंने पढ़ाया है शुरू में, इसको क्या कहेंगे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। अच्छा, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर इसे हम क्या कहेंगे, सेमिनी सेमिनिफ्यूरस फ्यूरस ट्यूब्यूल, इसे क्या कहेंगे, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल कहेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन के वो कहाँ आए, ट्यूबुलाए रेक्टाई के अंदर आए, ट्यूबुलाए रेक्टाई ये, ट्यूबुलाए रेक्टाई ये, ट्यूबुलाए रेक्टाई, इन सारों से स्पर्म निकल कर रेटेटेस्टिस में आ गए। अब रेटेटेस्टिस से
इसके जरिए देखें, ये क्या है, इसे कहते हैं वासा एफ्रंशिया। इसे क्या कहते हैं, वासा एफ्रंशिया के जरिए ये आउट होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, वासा एफ्रंशिया। ठीक है। अच्छा, वासा एफ्रंशिया से जैसे ये निकलते हैं, ये किससे मिलते हैं, कौन सा पेन, ये वाला यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, वासा एफ्रंशिया से निकले तो ये किससे मिले, इसे कहते हैं एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस। अच्छा, ये कितने मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर्स लॉन्ग। और इसी के अंदर स्पर्म कंप्लीटली, स्पर्म क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, एडल्ट, मीन्स के लगा लो जवान हो जाता है स्पर्म। क्या हो जाता है, एडल्ट लिख लो बस, सही है, समझ आ रहा है ना, प्रोसेस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। स्पर्म कंप्लीटली एडल्ट मीन्स के स्पर्म क्या हो जाता है, मोटाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटाइल हो जाता है। अच्छा, एपिडिडाइमिस के अंदर आ गया। एपिडिडाइमिस से आगे किससे मिलता है, ये वास डिफरेंस से मिलता है। किससे मिलता है ये, कौन सा पेन यूज करें, ये वाला। ठीक है, इससे आगे ये किससे मिलता है, वास डिफरेंस से। एक थिक ट्यूब होती है जिसे क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। किससे मिलता है ये, इसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, वास डिफरेंस से आगे इधर ना एक एम्प्यूला बनता है। क्या बनता है, वास डिफरेंस का एम्प्यूला। इसे क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस का एम्प्यूला। एक मीन्स के फूला हुआ स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा ने, अब ये एम्प्यूला जो होता है ना, ये ग्लैंड से मिलता है। डक्ट सिस्टम के साथ साथ मैं ग्लैंड के बारे में भी इधर ही कवर करवा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर ना एक ग्लैंड होता है। ठीक है, उस ग्लैंड को क्या कहते हैं, ऐसे करके मैं ये बना दूं, ये पेयर होता है, ये पेयर में होता है, जोड़े में। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये यूरिनरी ब्लेडर के पीछे मौजूद होता है। किधर होता है, यूरिनरी ब्लेडर के पीछे। इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है, और ये बिहाइंड द यूरिनरी ब्लेडर, ये याद रखनी है आपने, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, ये ग्लैंड क्या करता है, अपनी सिक्रेशन रिलीज करता है, सिक्रेशन रिलीज करता है। अब देखें हुआ क्या, ये एम्प्यूला की डक्ट है। ठीक है, और ये पेयर ऑफ, अच्छा इसको ना दूसरे पेन से थोड़ा सा बनाए ताकि थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे, ताकि समझ आ सके। हम्म, ये हैंग हो रहा है, चलें इधर थोड़ा इसी से यूज कर लेते हैं। भाई देखें, ये डक्ट है, ये किसकी डक्ट है, ये है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की डक्ट। और ये वास डिफरेंस के एम्प्यूला की डक्ट है। ये दोनों डक्ट जब मिलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इजेक्यूलेटरी डक्ट। इसे क्या कहते हैं, इजेक्यूलेटरी, इसे क्या कहते हैं, हम्म, अच्छा चलें, थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, ओके, चलें। इसे क्या कहते हैं हम, इजेक्यूलेटरी डक्ट, चलो किसी भी पेन से लिख रहा है। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, इजेक्युलेटरी डक्ट। अब इजेक्युलेटरी डक्ट कैसे बनी, एम्प्यूला से एक डक्ट निकली वास डिफरेंस की। ठीक है, और दूसरी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से एक डक्ट निकली, ये दोनों डक्ट मिली तो क्या बनी, इजेक्युलेटरी डक्ट। अब ये क्या होती है, इजेक्युलेटरी डक्ट किस में कन्वर्ट होती है, यूरिथ्रा के अंदर। किस में कन्वर्ट होती है, याद रखनी है आपने बात, किसके अंदर, ये किसके अंदर कन्वर्ट होती है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होती है, यूरिथ्रा के अंदर। किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। और यूरिथ्रा से इधर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रेशन लेती है। चले नीचे आ जाए, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रेशन लेकर नीचे दो ग्लैंड होते हैं,
पेयर के अंदर, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है। ये बात आपने याद रखनी है, सिंगल है, अनपेयर्ड है, ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरे, ये जिसका मैं नेम ले रहा हूँ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसे क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसे हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ये काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से भी सिक्रेशन लेती है यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा ने सिक्रेशन लेकर, और यूरिथ्रा को ना एक बात और भी याद रखना, इसे हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्यूब कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर से यूरिन पास भी होता है और इससे सीमन पास भी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी पास होता है, यूरिन एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी इसी में से क्या होता है, पास होता है। चलते हैं हम, मैं बताता हूँ आपको ना, ये बात आपने थोड़ी सी ज़हन के अंदर रखनी है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे करें इसको, ठीक है। अब ये जो यूरिथ्रा है ना, ये यूरिथ्रा क्या होगी, ओपनिंग, इसे बोलते हैं यूरिनरी मेयटस, ठीक है, यूरिनरी मेयटस, ठीक है, इसे बोलते हैं यूरिथ्रा की ओपनिंग, ओपनिंग होकर, और ये टिप ऑफ द पेनिस से ये क्या होती है, ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। क्या होता है, ये फ्लूइड को, सीमन को और स्पर्म को ये क्या करती है, आउट करती है। अगर मैं इधर थोड़ा सा आपको क्या बना के दिखाऊं, पेनिस बना के दिखाऊं इधर, तो देखें इधर, ये कुछ ऐसा करके क्या होता है, ये क्या है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ मेल, इसे हम क्या कहेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरे का पूरा क्या है, पेनिस है, ठीक है। अच्छा, इस ट्यूब को ना, इस ट्यूब को, ये टिप ऑफ द पेनिस से ये क्या होती है, आउट होती है ये ट्यूब, ये इसे हम क्या कह रहे होते हैं, यूरिथ्रा कह रहे होते हैं। तो थोड़ा सा नीचे जाके ना मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बता दूं कि देखें, ग्लैंड कितने थे भाई, तीन टाइप के क्या मौजूद होते हैं, ग्लैंड होते हैं। एक हमारे पास सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है, वेसिकल ग्लैंड, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो लार्जेस्ट होता है, एक बात याद रखनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड लार्जेस्ट होता है और अनपेयर्ड होता है। तीसरा कौन सा है, बल्बो यूरिथ्रल या कार्पस ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड के अंदर से फ्लूइड निकलता है, क्या निकलता है, फ्लूइड निकलता है। वो फ्लूइड किसके साथ मिलता है, स्पर्म के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है, स्पर्म के साथ। तो स्पर्म के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, सीमन बनाता है, और ये सीमन क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मींस के सेक्सुअल इंटरकोर्स के आखिर के अंदर ये सीमन क्या हो जाता है, रिलीज होता है। ये सीमन कितना रिलीज होता है, 2 to 5 ml, कितना, 2 to 5 ml ये क्या होता है, रिलीज होता है। कितना होता है, याद रखना है आपने, 2 to 5 ml। और ये 2 to 5 ml के अंदर कितने स्पर्म होते हैं, याद रखना है आपने, 2 to 5 ml के अंदर 200, 200 नहीं, 300, 200 to 300 कितने होते हैं, 200 to 300 क्या होते हैं, स्पर्म मौजूद होते हैं। कितने, 200 to 300 मिलियन, मिलियन सॉरी मिलियन, कितने, मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं पर इजेक्यूलेशन, पर इजेक्यूलेशन, पर इजेक्यूलेशन मीन्स एक मर्तबा, कितने, एक मर्तबा के सेक्सुअल इंटरकोर्स पे, पर इजेक्यूलेशन पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। और इसके अंदर याद रख लेना आपने कि 60% की नॉर्मल, नॉर्मल साइज एंड क्या होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए। उस 60% का जो 40% है उसके अंदर विग्रोस, विग्रोस मोटिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विग्रोस मोटिलिटी होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये जो मेल है वो क्या है, मेल जो है वो क्या है, फर्टाइल है। मेल क्या है, फर्टाइल है। मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि अगर 20 मिलियन स्पर्म से कम है तो उसके अंदर एजोस्पर्मिया हो जाता है, ठीक है, मीन्स के स्पर्म है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है।
अगर कम है तो ओलिगोस्पर्मिया, अगर बिल्कुल ही नहीं है तो उसमें एजोस्पर्मिया होता है। ठीक है, मेल अगर फर्टाइल नहीं है तो उसके अंदर 20 मिलियन स्पर्म से कम है, वो मेल फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल होगा। अगर बिल्कुल ही स्पर्म नहीं है तो उसके अंदर एजोस्पर्मिया हो चुका है। और बुक के अंदर ना हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टेस्टिक्यूलर कैंसर, टेस्टिक्यूलर कैंसर। ये कौन सी एज के अंदर होता है? ये ज्यादातर मोस्टली 18 साल से 35 साल, 35 ईयर्स की एज के अंदर मेल के अंदर ये क्या होता है, मसला होता है। ठीक है, और लेकिन अगर ये मसला शुरू में पता चल जाए तो इसके मीन्स को इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से अच्छे अद्वियात वगैरह मौजूद है, मीन्स के ये सोल्व हो जाता होता है। ठीक है, तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अच्छा, इसके बाद ना कुछ और भी चीजें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्सटर्नल जेनेटेरिया के अंदर मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा दिया, डक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया। एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बारे में ना मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि वो आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो पेनिस होता है, ठीक है, ये पेनिस का क्या है, स्ट्रक्चर है अगर, ठीक है, ये पेनिस का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, अटैच होता है किससे, पेल्विक रीजन से, पेल्विक रीजन से क्या होता है, अटैच होता है। किस जगह से अटैच होता है, इससे हम बोलते हैं रूट। इसका ये वाला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट जो होता है पार्ट, ये इसका इरेक्टाइल पार्ट होता है। क्या होता है, इरेक्टाइल पार्ट। और ये जो इसका हेड होता है पेनिस का, इसे क्या बोलते हैं, अच्छा ये एक्सटर्नल, ये क्या लिखा हुआ है, जेनेटेरिया। ठीक है, कौन सा, पेनिस। ठीक है, इसका ये जो हेड होता है इसे हम बोलते हैं गिलांस पेनिस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गिलांस पेनिस। और इसके ऊपर ये जो स्किन होती है इसे हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन, या इसे हम बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। अच्छा चले आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, चीजें बताऊं भाई। इसके अंदर जो इरेक्टाइल होते हैं ना, ये, ओहो, देखें, देखें ना, इसके अंदर ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं मैं आपको वो बता दूं, वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है कार्पोरा केवनडोसा, कार्पोरा, क्या बोलते हैं उसे, केवन, सॉरी कार्पोरा, हाँ ठीक है। हम्म, अच्छा, क्या बोलेंगे उसे, कार्पोरा केवनडोसा। और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं कार्पोरा स्पोंजियोसम, कार्पोरा स्पोंजियोसम। ठीक है, ये क्या होते हैं, इरेक्टाइल पार्ट होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये, इसे हम बोलेंगे कार्पोरा केवनडोसा, कार्पोरा केवनडोसा। और इससे इस पार्ट को क्या बोलेंगे, कार्पोरा स्पोंजियोसम, कार्पोरा स्पोंजियोसम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इस कार्पोरा स्पोंजियोसम के अंदर ना ये यूरिथ्रल मिएटस होता है, मींस के यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। ये इरेक्टाइल पार्ट होते हैं। अब ये पेनिस इरेक्ट क्यों होता है, देखें इधर, देखें, मेल के अंदर जब सेक्सुअल डिजायर होता है, क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर, मीन्स के जैसे वो किसी फीमेल को देखता है अपने सामने या स्क्रीन के ऊपर, मीन्स के जैसे कि बोल्ड फीमेल है, तो उसके ब्रेन के अंदर मैसेज आता है। और ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर, अमाइगडाला के अंदर, किसके अंदर, अमाइगडाला। ठीक है, अमाइगडाला और ये हाइपोथैलेमस, ये भी क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को ना। हाइपोथैलेमस को भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अमाइगडाला और हाइपोथैलेमस, ये अमाइगडाला और हाइपोथैलेमस क्या भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं किधर, पेनिस के इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर मैसेज भेजते हैं, उसको बोलते हैं नर्व इनर्वेशन। क्या बोलते हैं, नर्व इनर्वेशन। जैसे ये मैसेज जाता है तो इस इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर जो ब्लड की वेसल्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं।
ब्लड की वेसल्स क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं। जैसे ही ब्लड की वेसल्स फिल हो जाती हैं तो ये पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पेनिस इरेक्ट हो जाता है। और ये इरेक्ट पेनिस जो होता है ये किसके लिए मदद देता है, ये इजेक्यूलेशन के अंदर क्या आता है, मदद करता है। मीन्स के फीमेल के अंदर स्पर्म को जो रिलीज करना होता है, जो ओविडक्ट तक पहुंचाना होता है, वो अगर पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और ये स्पर्म बाहरी ब्लेडर के अंदर या बाहरी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। और आपने याद रखनी एक बात कि ये जो इस पेनिस की जो होती है, नॉर्मल पेनिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट लेक्चर था रिप्रोडक्शन के ऊपर, इंडिकेट का। ठीक है।